गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज की इस वीडियो में यूपी SSC पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम सिर्फ वही क्वेश्चंस को देखेंगे जिन क्वेश्चंस की आपके एग्जाम में पूरी आने की संभावना है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को देखना चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करना चाहिए। मैं कहूँगा कुछ नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को देखिए और आप इन सभी सवालों को करने की कोशिश करिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन आपका खतरे में हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्वीडन की राजधानी का नाम बताइए। तो स्वीडन की राजधानी यहाँ पर स्टॉकहोम आप लोग याद रखेंगे, ये स्वीडन की राजधानी है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो 1/3 आपको बता देना है, ये बात ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहा प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी और यहाँ पर वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं ये किस जिले में स्थित है? ये बात आपको याद रखना, सोनभद्र में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो मैं कह सकता हूं 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी भारत में नए संसद की आधारशिला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। उसके बाद यहाँ पर देखिए विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में आए तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा कर रखिएगा। यहाँ पर उदयन के शासनकाल में आए थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है, ये कौन से स्थल की बात चल रही? यहाँ पर राखी गढ़ी की बात चल रही है। क्वेश्चन का जवाब आपका राखी गढ़ी होना चाहिए। यकीन मानिए साथियों, सवालों में से जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है, इन सारे सवालों में से कई सारे क्वेश्चंस आपको सटीक एकदम डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा से पहले इन सभी सवालों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ये कब किया गया था नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने ही नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वहां पर भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? यानी कि अगर बात करें ये बात किसने कही? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बात कही थी। महात्मा गांधी को एक आदेश दिया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष में यानी कि खुले कान पर मुंह बंद कर रखें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। उसके बाद कह रहा ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, तो ये किससे जुड़े थे? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्व अर्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा भी थे? तो यहाँ पर हेनरी विनियन डेरिजियो की बात चली। डिक्टो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर डी जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन नेता उग्रवादी नहीं थे? तो उग्रवादी कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे, गाल गंगाधर तिलक थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं थे। तो यहाँ पर ये उग्रवादी नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा डोवर जल संधि जोड़ती है। अगर यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ तो ये बाल्टिक सागर को नहीं, बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल ये भी नहीं, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों, अगर आप अपने यूपी SSC पेट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप सभी से एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध समझ लीजिए कि आप लोग अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको सारे के सारे सेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है लगभग 10 शिफ्टें पुरानी वाली वो सभी सॉल्व करवाई जा रही समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नांकित को सुमेलित कीजिए।
जैसे अन्य महाद्वीप, तो ये अफ्रीका से है। ये थोड़ा सा जो मिलान करना था आपको, सुमेलित करना था, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइपर के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर क्लिक हो गए हैं। तो आप सभी लोग ऐसे याद कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर अन्य महाद्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर अफ्रीका हो जाता है। तो यहाँ पर अन्य नहीं है, अंध महाद्वीप होना चाहिए। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महासागर और हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, और मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है, और विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। तो ऐसे आप लोग लगाएंगे 3 4 1 2, यानी कि 34 12 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऐसे होना चाहिए था। तो 34 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर है। किस नदी पर? ये महानदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात या लिंगानुपात ये दमन यम द्वीप में था। कहां पर? दमन यम द्वीप में था। साथियों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में देखूंगा और आपको देखना होगा कि हो सकता आप लोग पहले ना पढ़े हों या पढ़े हों, आप उन सभी सवालों के जवाब भूल गए हों। तो यही मेरा मकसद है कि जिन क्वेश्चंस को आप पढ़ चुके हों और आपको धुंधला याद है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको स्पेशली ये क्लास लेकर आया हूं कि जो आप पिछले मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हो लेकिन उनके उत्तर आप लोग रिमेंबर नहीं कर रखे हो, उनका रिमेंबर हो जाए और ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाना जो आपके एग्जाम में दिखे तो तुरंत आप लोग उनका आंसर लगा दीजिए। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, किसको बढ़ावा देना है? तो यहाँ पर ये वैश्वीकरण की नीति को बढ़ावा देना बिल्कुल, उदारीकरण नीति को बिल्कुल, निजीकरण, यानी कि यहाँ पर इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ये कब लागू हुआ? तो ये आपका 2016 में लागू हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम। यहाँ पर फसल का नाम और बीमारी का नाम आपको दी गई है। तो गन्ने में कौन सी बीमारी लगती है आपको पता होना चाहिए। रेड रॉट नाम की एक बीमारी होती है, वो गन्ने में लग जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर धान में पूछा जाए तो धान में खैरा रोग हो जाता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। और अरहर की बात करें तो यहाँ पर विल्ट यानी कि उकठा रोग लगता है, और आलू में झुलसा रोग। तो इसका चयन आप लोग करना होगा। तो ए का लगाएंगे यानी कि 2, और यहाँ पर 2 3 4 1, यानी कि ऐसे आपको करेक्ट करना होगा क्वेश्चन को। 23 41 ऑप्शन आज आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, डोंट वरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? डिक्टो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखा है कई बार। तो यहाँ पर जो ऋणी होता है ये मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा लाभ पाता है। अब कह रहा है यहाँ पर भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? देखिए, कर अनुपालन में सुधार करना बिल्कुल सही बात है। कर आधार को विस्तृत करना बिल्कुल करेक्ट। सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी लाना ये भी सही बात है। और कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना ये आपका सही नहीं लग रहा है। जब सही नहीं लग रहा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये आपका मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत नहीं साथियों, ये आपके क्या चयनित किए जाते हैं, ये चयनित किए जाते हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ये किसको माना जाता है? एक तरीके से अगर बात करें तो केसी विलियर को माना जाता है। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है हमारा संविधान, क्या ऐसी बात तो नहीं है। और केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी केवल लग गया तो गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ओरल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये आप लोग लगा देना, कुल मिलाकर के आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है एनोस्मिया किसे कहा जाता है? क्या स्वास्थ्य या स्वाद संवेदना की कमी नहीं, घ्राण संवेदना की, यानी कि घ्राण संवेदना की कमी को कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे का एक मिश्र धातुओं का है, तो यहाँ पर पीतल एवं कांसे की बात चल रही, तो पीतल और कांसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल और जो कांसा का जोड़ा होता है तांबे के मिश्रण धातुओं का होता है, तांबा इससे ही बनता है कहीं ना कहीं। उसके बाद कह रहा है यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या, तो एक तरीके से बात करें तो स्थिर रहेगा या ऊपर उठेगा या अपरिवर्तित रहेगा या नीचे डूब जाएगा। तो मैं कहूँगा वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि वो नदी से समुद्र में जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा। यहाँ पर हवाओं की ऊर्जा में गति हो जी है तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था, तो ये कथन रॉल्फ फिंच का कथन है। ये कथन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या वो कहा जाएगा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा, तो रॉल्फ फिंच ने कहा था। अब कह रहा है मूर देश का यात्री इन बतूतात किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। तो यहाँ पर आपको बता दूं तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये बात आप सभी को याद रखना है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगर आपसे एक क्वेश्चन में बता दूं कि अगर चौरी चौरा की जनपद पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ लगा देना। अब कह रहा भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन की बात चल रही है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना, बाण सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये बांगर मिट्टी कहलाती है। क्या, बांगर कहलाती है। बांगर आपका राइट आंसर भी हो जाता है। केंद्र शासित राज्यों में अगर यहाँ पर सबसे कम नागरिक पूछा जाए तो लक्षद्वीप आप सभी लोग लगा देना। ओरल क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, जूट, मूंगफली, ये यहाँ पर अगर पूछा जाए गन्ना, अगर ज्वार, तो यहाँ पर ज्वार की बात की जाए तो यहाँ पर ये खरीफ की फसल है और नकदी फसल नहीं, तो राइट आंसर सी हो जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या आंसर लगाओगे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये तो होगा नहीं, थोक मूल्य सूचकांक ये सही हो जाएगा कि मुद्रास्फीति की दरें वो थोक मूल्य सूचकांक की दरों पर आधारित होती हैं। कह रहा मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है, ये पूछा जाता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होती है मुद्रा एवं जो वित्तीय मामलों। तो अगला देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंधों में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था, तो 1993 में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में की गई है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 43 के ए में की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड संभावित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखेंगे, तो आप के यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप ईमानदारी के साथ देखते हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये भारत और राज्यों का एक संघ घोषित करता है या संघात्मक राज्य घोषित करता है। मैं कहूँगा भारत का जो संविधान का अनुच्छेद ये है, ये भारत का राज्यों का संघ घोषित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो एमाइड रूप में पाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा ये किया जाता है। राइट आंसर हो जाता है। कह रहा मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है, तो ये अपकेंद्री बल के वजह से ऐसा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अब यहाँ पर आपने लगभग जीके के कितने क्वेश्चन देखे, 50 क्वेश्चन देखे। अब यहाँ पर हिंदी के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप चेक करिएगा कि हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन आपके सही और सटीक जाते हैं, है ना।
तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हिंदी को हम लोग। पहला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपका जवाब 14 सितंबर राइट आंसर हो जाता है। अब कह रहा है कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो क्या तुलसीदास है? मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, तुलसीदास जी हैं कि कृष्ण गीतावली काव्य ग्रंथ के रचयिता। अब कह रहा वाच्य कितने होते हैं? तो कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर स्टेशन पूछ लिया जाए किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी लगाना। अब कह रहा है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पर द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा आज और कल, यानी आज और कल, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, ये भी पद प्रधान है, ये भी पद प्रधान है। अगला क्वेश्चन कह रहा कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द संविदा होता है, यानी कि संविदा पर यानी कि रखा गया है, तो कुछ खास शर्तों पर उस कार्य को रखा जाता है किसी व्यक्ति को। अगला देखिए कह रहा है जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको अद्वितीय कहा जाता है, जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो। अब कह रहा है किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो जिसका गलत है वो बताइए। प्रतीक्षा की बात करें तो इसका प्रतिधन इच्छा होता है, ये यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ये यहाँ पर बड़ी लगेगा, छोटी नहीं लगेगी, ये सही है। ये इष्ट, यानी कि यहाँ पर ये छोटी लगी थी जो कि यहाँ पर गलत था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कह रहा है कर का क्या अर्थ होता है? तो कर को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए एक तरीके से अगर बात करें, किरण कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं, रात्रि नहीं कहते हैं, व्यवसाय नहीं कहते। हाथ, किरण और टैक्स, ये वाला जो होगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध लग रहा है? मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, तो यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पर ये लिखी होना चाहिए। मैं अनेक पुस्तकें लिखी, ये गलत। मैं अनेक पुस्तकें लिखी, ये बिल्कुल सही हर एक एंगल से, यानी कि यहाँ पर ये अलग है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर पर्याय यानी कि केतु झंडा, झंडे को पताका, निशान और ग्रह नहीं कहते, तो यही आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर कह रहा जो प्राप्त ना हो सके, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए यहाँ पर अलभ्य एक शब्द होगा, अलभ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कह रहा इनमें से इल प्रत्यय नहीं है, तो इल प्रत्यय बताने की कोशिश करिए। देखिए जटिल में इल प्रत्यय है, उसके अलावा स्नेहिल में भी है और फेनिल में भी है, लेकिन अगर बात करें शामिल में तो नहीं है, क्योंकि ये एक सार्थक एक तरीके से पूरा शब्द है, इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, और जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता उसमें प्रत्यय उपसर्ग भी नहीं निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली एक पंक्ति को चुनिए, तो यानी कि यहाँ पर तन, देह, गात, गरात नहीं कहते हैं, और यहाँ पर देह नहीं कहते, तो तन, देह और यहाँ पर गात भी शरीर को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तुम बाहर गए वह रोने लगा, तो ये वाक्य जो है आपका संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? ये अभी संयुक्त वाक्य है और इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो यानी कि और गायब करना। तो जो ही तुम गए वैसे ही वह रोने लगा, ये तो मिश्र वाक्य में बदल गया। तुम्हारे बाहर जाते ही वो रोने लगा, तो मैं कहूँगा तुम बाहर गए और वह रोने लगा। अगर इसका आप सरल वाक्य बनाते तो तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, ये आपका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कलाई खुलने का मतलब क्या होना? कपड़े की सिलाई खुल जाना नहीं, बर्तन की कलाई उतर जाना नहीं, यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना, यानी कि कोई रहस्य या राज प्रकट हो जाना राइट हो जाता है। अब कह रहा है लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। लौकिक का विलोम क्या हो सकता है? लौकिक का विलोम अलौकिक ही होता है, जिनका आंसर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यून और शब्द में पूछ लिया जाए संधि कौन सी है, अगर आधा कोई लेटर लिखे तो यहाँ पर हमेशा आप लोग यण संधि बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तनी के आधार पर आपको एक सही वर्ड बताना है। अगर आपसे तात्कालिक पूछा दो तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का भावार्थ आपको बताना है।
काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए तो चाहे वह बहुत धीरे धीरे ही चले। व्यक्ति को 9 दिन तक ये भी नहीं होगा। मैं कहूँगा कि 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब होता है काम करने की बहुत धीमी गति को कहा जाता है। उसके बाद कह रहा कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक नहीं होता है। ये सवाल भी डिक्टो कई बार पूछा जाता है, इसके ऑप्शन भी चेंज नहीं होते। कह रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये वर्ण है। क्या है, वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब कह रहा पृथ्वीराज रासो ये एक महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है, ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। तो चंद बरदाई की अगर बात करें तो यही तो इसके रचयिता हैं। और यहाँ पर मधुशाला अगर पूछ लिया जाए तो मधुशाला अगर आपसे पूछा जाए तो हरवंश राय बच्चन। तो मधुशाला, मधुकलश जो की है ये सारी कृतियां हरवंश राय बच्चन। कह रहा बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, तो बच्चे का विलोम बूढ़ा है और बूढ़े का विलोम बच्चा है कहीं ना कहीं, तो सार्थक और निरर्थक होंगे नहीं, तो विलोम शब्द हो जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं कहूँगा मैं अपने आप, यानी कि कभी भी स्वयं शब्द आ जाए या अपने आप खुद की बात की जाए या खुद शब्द आ जाए तो यहाँ पर हमेशा जो होगा वो निजवाचक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। तो विशेषण का उपयोग किसके बिना नहीं हो सकता, संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब यहाँ पर आर्द्र का विलोम पूछ रहा है, तो आर्द्र की जब बात की जाती है तो आर्द्र का विलोम गीला तो नहीं होगा और यहाँ पर शुष्क हो जाएगा, लेकिन ये शुष्क थोड़ा सही लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आर्द्र का विलोम यहाँ पर शुष्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऋतु कैसी है, पंडित कैसी नहीं होता, हंस कैसा है, आचार, यानी ये तो सारे पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग होगा ऋतु। राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य के भेद का उदाहरण है, आपको बताना है। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी वाक्य में और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन ये शब्द दिख रहा है तो वो आपका एक संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर उपसर्ग पूछ लिया जाए अधिमानता का, तो अधि प्लस मानता, तो अधि उपसर्ग का काम करेगा। अब समुच्चय बोधक को आपको बताना है। देखिए ये अभिकारी होते हैं, अभिकारी, तो ये अभिकारी शब्द होते हैं जितने भी समुच्चय शब्द होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर द्विवचन की बात करें तो वो संस्कृत में होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद कह रहा है अगर उपसर्ग पूछ लिया जाए, उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो ये शब्द का अंश होता, वाक्यांश का अंश नहीं होता। अब कह रहा वह जो ना करे सो थोड़ा, इस वाक्य में आपसे सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर संबंध नजर आ रहा, तो सर्वनाम संबंधवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, वाणी है, वीणा पाणी है और शारदा है, लेकिन कमला नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईशु का तत्भव रूप क्या होगा, तो ईशु एक तत्सम शब्द, अगर इसको तत्भव में करोगे तो ई कहोगे, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाच्य आप लोग बताइए क्या है। तो देखिए यहाँ पर तुम फूल तोड़ोगे, भाववाच्य नहीं है। अब चला जाए, अब बैठा जाए, अब इसको कहा जाता भाववाच्य। तो वैसे तो भाववाच्य में 90% चांसेस होता है नहीं शब्द आ रहा होता, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर एक भाव नजर आ रहा कि अब चला जाए। आपसे जंगल का विलोम अगर पूछ ले तो जंगल का विलोम स्थावर होता है। क्या होता है, स्थावर होता है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कुसुमाकर किसका पर्यायवाची है, तो ये वसंत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है आदि अंत ये किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो आदि ये तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का विलोम है और विलोम शब्द अगर आपके सवाल का आंसर राइट हो जाता है। अब कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। अगर पृथ्वीराज रासो आपके ऑप्शन में दिख रहा हो तो आप लोग उसको करेक्ट लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम टॉप लेवल का। तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ, है ना। तो डी जिनका आंसर है, मैं कहूँगा आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। और यहाँ पर चैनल
आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पर सारे किस पास करिएगा सेशन को। तो हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ यहाँ पर और मैथ के डीआई के क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। तो आप सभी सेशंस को वॉच करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।